क्या हाल है बच्चों। नीट विद्यालय के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग वेक्टर के लेक्चर्स को कंप्लीट कर रहे थे। हमने कोशिश की है कि वेक्टर के जितने भी लेक्चर्स हों उसको बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं किया है। 40-50 मिनट के लेक्चर्स को रखा है, इसीलिए ये लेक्चर्स जो हैं 9, 10, 12, 15 तक पहुँचे जा रहे हैं। अगर 2-2 घंटे के लेक्चर्स पढ़ाते तो लगभग 5 से 6 लेक्चर्स में निपट जाता। लेकिन फिर भी आपकी सहूलियत के लिए कि आप लोग अपने आराम से छोटे छोटे लेक्चर्स देख के जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लीजिए और कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके लिए हमने क्या किया, लेक्चर्स को हमेशा थोड़ा लेंदी नहीं रखा है, छोटा छोटा रखा है। तो आज हमारा ये 9th लेक्चर है। तो हम लोग इसमें अभी तक डॉट प्रोडक्ट के जो एप्लीकेशंस थी उसको कवर कर रहे थे। 2 एप्लीकेशंस हो गई थी। अब हम लोग को आज इसकी 3rd एप्लीकेशंस को समझना है। तो इस एप्लीकेशन को समझने के लिए हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन और कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। किसी वेक्टर के प्रोजेक्शन या कंपोनेंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो आपको हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को। तो आप ये मान के चलिए कि हमने 2 एक्सिस कंसीडर करी, एक एक्स एक्सिस और दूसरी हम लोगों ने कंसीडर करी वाई एक्सिस। और इस एक्स एक्सिस मतलब एक्स वाई एक्सिस में या फिर इस प्लेन में हम लोगों ने एक फोर्स अप्लाई किया जिसको हम लोग यहाँ पे नाम दे रहे हैं एफ फोर्स। तो जब हम लोगों ने इस फोर्स को अप्लाई किया तो हम लोगों ने अगर देखें यहाँ पर, तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान के चलते हैं कि ये वाला ऑब्जेक्ट हमने बनाया, तो अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को इस जगह से इस फोर्स के थ्रू यहाँ से यहाँ तक धकेलते हुए ले जाएं तो कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, ठीक है ना। तो अगर ये यहाँ पर पहुँचा तो इस जगह तक पहुँचाने के लिए अभी कौन जिम्मेदार है, फोर्स एफ जिम्मेदार है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा रहे हैं तो किस फोर्स के थ्रू लगा रहे हैं, जिम्मेदार है कौन, फोर्स एफ जिम्मेदार है। लेकिन अगर हम चाहें तो इस ऑब्जेक्ट को यहां से फिर से यहां पहुंचा सकते हैं विदाउट क्या हो जाएगा, दिस फोर्स या फिर दिस पाथ। तो अगर हम चाहें तो सबसे पहले इसको यहां पर धकेलते हुए लाएं एक्स में, और यहां से फिर उसके बाद यहां धकेलते हुए लाएं वाई में। इसका मतलब है 2 फोर्स एफ एक्स और एफ वाई लगाएं बारी बारी और ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। या फिर इसका रिवर्स मतलब एक और अपोजिट वर्जन, कि सबसे पहले क्या हो जाएगा, वाई में मूव करा लें और उसके बाद में हम लोग क्या करें, इसको एक्स में मूव करा दें, ठीक है ना। तो इसके मतलब यहाँ से यहाँ तक मूव करा दें तो क्या हो जाएगा, एक और हमें रास्ता मिल गया इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पहुँचाने का। इस बार y पहले एक्स बाद में, और इस बात का कोई फर्क वैसे भी नहीं पड़ता क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं या इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हो गए या डायरेक्शंस हो गए। तो इसमें चाहे आप x को पहले मूव कराइए, चाहे y को, या चाहे पहले y को चाहे x को, बात एक ही है। तो हम लोग एक ही को कंसीडर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग सबसे पहले हो सकता है कि x में मूव करा दें, तो ये वाले पार्ट को हम लोगों ने x में मूव कराया तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वो फोर्स जो x में लगेगा Fx, और उसके बाद में हम लोग चाहें तो इसको किस में मूव करा दें, y में मूव करा दें, तो वो फोर्स जो y में इसको मदद करेगा मूव करने में, मतलब y में शिफ्ट करेगा, इसका मतलब वो फोर्स क्या कहलाएगा, Fy। तो हमको ये पता चला कि जो F अकेला काम कर रहा था वो अकेला बराबर है किसके, Fx प्लस कितना हो जाएगा, Fy। और Fx और Fy एक दूसरे के इंडिपेंडेंट फोर्सेस है, इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक्स वाई में लग रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो Fx है वो Fy को नुकसान नहीं पहुंचा सकता या मदद नहीं कर सकता, और Fy है ना उसको नुकसान पहुंचाता, मदद नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम जब F के मूवमेंट को देखें तो F एक्चुअल में ये क्या काम कर रहा है, वही काम कर रहा है जो Fx और Fy मिलके कर रहे हैं। इसका मतलब कुल मिला के F अगर टूटेगा तो Fy और Fx में टूट सकता है, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि जो ये F है खुद ब खुद मिलके बना है Fx से या फिर Fy से। तो जो काम Fx और Fy अलग अलग कर रहे थे वो F अकेले कर रहा है, और जब F अकेले कर रहा है इसका मतलब F के पास में Fx का हिस्सा भी है और Fy वाला हिस्सा भी है। इसका मतलब जो ये फोर्स F है खुद के अंदर Fx और Fy को रखे हुए।
तो अगर हम देखें कि F को तोड़ देते, इस फोर्स को तोड़ देते, तो फोर्स टूटता ये वाला, तो दो पार्ट में टूटता। इसका मतलब ये इसके क्या कहलाते, कंपोनेंट्स कहलाते। ठीक है ना, इसका मतलब क्या कहलाते, इस फोर्स F के ये दोनों क्या हैं, कंपोनेंट्स, टुकड़े हैं इसी फोर्स। और अगर हम लोग इसको एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो यहां पर एग्जिस्ट नहीं करता फिलहाल, यहां मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी जान लेते हैं कि अगर इन दोनों को हम जोड़ देते तो जोड़ने से क्या बनता है, F बनता है। इसका मतलब F इन दोनों का क्या है, इन कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट है। तो इसको हम लोग क्या बोल देते, रिजल्टेंट बोल देते। समझ गए बात को। तो इसका मतलब ये हुआ कि Fx और Fy बेसिकली इस ओरिजिनल फोर्स F के क्या हैं, कंपोनेंट्स। और कौन से कंपोनेंट्स हैं, एक को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक को बोलेंगे हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है ना, या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को बोल सकते हैं x का कंपोनेंट और दूसरा क्या हो जाएगा y कंपोनेंट। तो इसका मतलब Fx क्या है, तो बेसिकली Fx क्या हो गया, Fx हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, F। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ क्या हो जाएगा, फोर्स F। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि F का x में काम करने वाला वर्जन, फोर्स का वो हिस्सा जो x में काम कर रहा है, फोर्स का वो हिस्सा जो x में काम कर रहा है। और Fy क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ क्या हो जाएगा, फोर्स F। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स F कहलाएगा। मतलब क्या हुआ, F का वो हिस्सा जो y में काम कर रहा है। इसका मतलब ये उसके कंपोनेंट्स या फिर टुकड़े हुए कि नहीं हुए। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स को तोड़ेंगे तो दो कंपोनेंट्स बनेंगे और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे। मतलब एक कंपोनेंट Fx है और वो दूसरा y, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है ना, हम लोग आमतौर पे परपेंडिकुलर, जरूरी नहीं Fx Fy नाम दें, हम लोग आमतौर पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ लेते हैं। तो Fx और Fy क्या हो गए, इसके कंपोनेंट्स हो गए, और आमतौर पे Fx और Fy बेसिकली इसके प्रोजेक्शन भी कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने वर्ड यूज किया प्रोजेक्शन और आपने यूज किया कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स का मतलब टुकड़ा और प्रोजेक्शन का मतलब परछाई। तो आप ये सोचिए कि अगर हमने इसमें ऊपर से अगर एक टॉर्च जला दी तो इस ओरिजिनल वेक्टर की परछाई इस पर पड़ेगी, तो इसकी परछाई कितनी बड़ी आएगी, इतनी बड़ी। और अगर हमने मान के चलते हैं इधर साइड से टॉर्च जला दी तो इसकी परछाई क्या पड़ेगी, इस पर पड़ेगी। तो अगर इसकी परछाई पड़ी तो कहां पड़ी, तो इसकी परछाई जो पड़ेगी बेसिकली यहां पर पड़ेगी। तो ये हो गया इसकी क्या हो गई, परछाई। तो इस वेक्टर की परछाई जब इस पे पड़ेगी तो ये पड़ी, तो इसी को हमने उठा के इधर कर दिया। और इसकी वेक्टर की परछाई जो होगी हम लोग इधर पड़ेगी, जब ऊपर से टॉर्च जलेगी तो इसकी परछाई नीचे पड़ेगी। तो इसका मतलब ये जो बेसिकली सिर्फ कंपोनेंट्स नहीं है, ये इसके क्या हो गए, प्रोजेक्शंस भी हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स F। और ये क्या होगा, ये कंपोनेंट और क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, फोर्स F। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब भी किसी फोर्स को चाहें तो उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स या ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स में क्या है, तोड़ सकते हैं। याद रखिएगा Fy और Fx एक तरह से दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी हो गए, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स भी हो गए। तो ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, और एक तरह से ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल या फिर इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स भी हो गए। कि Fx क्या परेशान नहीं करेगा y को, Fx इंडिपेंडेंट है Fy के और Fy इंडिपेंडेंट है Fx के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी फोर्स को तोड़कर उसके दो टुकड़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो टुकड़े बेसिकली क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब कैसे करेंगे, F का वो हिस्सा जो F, अब ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि ये जो फोर्स है ये फोर्स दो टुकड़ों से मिलकर बना, X और Y। तो एक F का वो हिस्सा जो X में काम कर रहा है और F का वो हिस्सा जो Y में काम कर रहा है। इसका मतलब F का एक हिस्सा जो X में काम कर रहा है Fx, और F का वो हिस्सा जो Y में मदद कर रहा है शिफ्ट करने में, Fy। तो इसका मतलब दो कंपोनेंट्स बने। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर निकालना पड़े कि Fx की वैल्यू कितनी होगी और Fy की वैल्यू कितनी होगी,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो ट्रायंगल क्या हुआ कि इससे अगर देखा जाए तो ये जो ट्रायंगल हमारा बना है वो ये बन सकता है मैग्नीट्यूड वाइज ट्रायंगल। ये हो गया हमारे लिए Fy और ये हो गया Fx। अब देखिए हमने वेक्टर हटा दिए यहाँ से, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, Fx और Fy मैग्नीट्यूड वाइज, और यहां से क्या हो जाएगा, ये हो गया एंगल थीटा और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब है ये फोर्स जब टूटेगा तो एक कंपोनेंट इसमें Fx में और एक Fy में, तो Fx और Fy बेसिकली क्या हो गए, F के प्रोजेक्शंस या टुकड़े हो गए, या F का वो हिस्सा जो x में काम कर रहा है Fx कहलाएगा और F का वो हिस्सा जो y में काम कर रहा है Fy कहलाएगा। तो अगर यहां से देखा जाए तो हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा को लगा सकते हैं। तो साइन थीटा और कॉस थीटा को लगा देंगे तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन कितना हुआ, हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब Fy अपॉन कितना हो जाएगा f, तो Fy अपॉन कितना हो जाएगा f। तो यहां से पता चला f का वो हिस्सा जो y में काम कर रहा है वो कहलाएगा f साइन कितना हो जाएगा थीटा, और यहां पर क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेस अपॉन कितना हो जाएगा हाइपोटेनियस। इसका मतलब f का वो हिस्सा तो fx में काम करेगा तो क्या कहलाएगा f। तो इसका मतलब यहां से fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो fx बराबर f cos कितना हो जाएगा थीटा। तो यहां से हमें fx भी मिल रहा है और यहां पर हम लोगों को क्या होगा Fy की वैल्यू निकल आई। इसका मतलब फोर्स के वो हिस्से जो x और y में काम कर रहे हैं बेसिकली यहां से निकाले जा सकते हैं। तो ये फार्मूला हमारा एक तरह से बना और ये बहुत आसान निकालना कि एग्जाम्पल के तौर पे कि आप अगर मान के चलते हैं कि कोई फोर्स आपने कंसीडर किया, जैसे मान के चलिए हम अभी F ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x का एक वो, इस फोर्स का एक वो हिस्सा होगा जो इस डायरेक्शन में काम करेगा, तो इसमें डायरेक्शन में काम करेगा तो इस पर परपेंडिकुलर गिराएंगे, तो इसकी परछाई गिरी तो परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बना वो हिस्सा जो x में काम करेगा, इसको बोलेंगे हम लोग Fx। इसका मतलब इफ Fx को कैसे निकाला जाए, तो ये अगर एंगल थीटा मानेंगे तो जिधर थीटा है वहां हमेशा cos आएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा f cos कितना हो जाएगा थीटा। और अगर हम लोग इसी तरीके से यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा Fy। इसका मतलब इसका एक प्रोजेक्शन क्या बनेगा इधर, तो जब आप इस पे परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये बना, तो एक परछाई या प्रोजेक्शन या कंपोनेंट किधर बना, इधर बना। इसका मतलब यही कहलाएगा क्या हो जाएगा Fy। तो थीटा अगर इधर है तो कॉस ले गया वो, इसका मतलब बचा क्या साइन। इसका मतलब f का साइन थीटा वाला क्या हुआ वर्जन, तो ये कहलाया। इसका मतलब फोर्स टूटेगा और टूटने के बाद में क्या होगा, दो टुकड़े देगा Fx और क्या होगा Fy। और देखो हमने मैग्नीट्यूड में लिखा, अगर हमने इसको डायरेक्शन में लिखते तो इसका मतलब f cos थीटा होता उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, और उसका डायरेक्शन कितना होता, तो चूंकि ये अगर x एक्सिस होता तो इसका डायरेक्शन हो जाता I। और अगर मान के चलते हैं कि इसका वेक्टर फॉर्मेट लिखना होता, Fy का वो हिस्सा जो y में काम कर रहा है वेक्टर फॉर्मेट में लिखना होता, तो f साइन थीटा और ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या हो गया j हो गया। इसका मतलब फोर्स का वो हिस्सा जो x में काम कर रहा है और y में काम कर रहा है उसको प्रोजेक्शन या टुकड़े या हिस्से या कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये उसका क्या हो गया तरीका हो गया। इसका मतलब जिधर थीटा उधर कॉस, जिधर थीटा नहीं उसके परपेंडिकुलर वाला वर्जन जो होगा वो साइन होगा, ठीक है ना। तो आपको बेसिकली बात समझना है कि फोर्स का क्या मतलब, फोर्स जब टूटेगा कोई भी फोर्स या कोई भी वेलोसिटी मोमेंटम कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर इसको तोड़ेंगे तो टूटने के बाद में दो टुकड़े दे सकती है और वो दोनों टुकड़े जनरली क्या कहलाएंगे कंपोनेंट्स, और वो दोनों टुकड़े एक दूसरे के क्या होंगे इंडिपेंडेंट परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल, ठीक है ना। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट बना अभी तक प्रोजेक्शन का, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्शंस। इसका मतलब कभी कभी हम लोग एक फोर्स को तोड़ के दो फोर्सेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो जब ये दो फोर्सेस निकल के आए इसका मतलब ये कहलाएंगे, तो ये गायब हो जाएगा बचेंगे ये, इसका मतलब ये इसकी क्या कहलाएंगे, इस फोर्स के ये दोनों टुकड़े क्या कहलाएंगे प्रोजेक्शन या कंपोनेंट्स। लेकिन अगर हमने इन दोनों फोर्सेस को जोड़ दिया तो इन दोनों को जोड़ के क्या बनेगा, एक ये वाला मेन वेक्टर, इसका मतलब ये कहलाएगा रिजल्टेंट। तो तोड़ा तो कंपोनेंट और जोड़ा तो रिजल्टेंट। अभी तक हम लोगों ने रिजल्टेंट निकाले थे a प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस 2c, ठीक है ना, इस तरह से निकाले थे। तो हम लोगों ने अभी तक रिजल्टेंट का वर्जन पढ़ा था कि बहुत सारे वेक्टर अगर जुड़ेंगे तो क्या बनाएगा रिजल्टेंट।
तो R1 R2 R3 नाम दिया था। लेकिन अगर किसी वेक्टर को तोड़ेंगे तो सिर्फ 2 वेक्टर में टूटेगा या फिर 3 डायमेंशन होगा तो 3 में टूटेगा। तो जनरली क्या हो जाएगा, वो क्या निकाल के देगा, कंपोनेंट। तो एक्स वाई जेड 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग आई जे के में लिखते हैं। तो अगर हम लोग चाहें तो फोर्स, जो ओरिजिनल फोर्स था उसका हम लोग आमतौर पे क्या हो सकता है, इस फोर्स का एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं एफ एक्स, कितना मतलब ये एफ एक्स क्या, एफ कॉस थीटा, ठीक है ना। एफ कॉस थीटा इंटू कितना हो जाएगा आई, प्लस कितना हो जाएगा एफ साइन थीटा इंटू कितना हो गया जे। तो ये फोर्स की इसकी कंपोनेंट फॉर्म है या वेक्टर फॉर्म है, और अगर इन दोनों को जोड़ा तो आखिर में यही निकलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो इसका मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा, आप देखिए एफ कॉस थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस एफ साइन थीटा का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। और मैग्नीट्यूड वाइज जब निकालेंगे तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एफ स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो एफ बाहर आ गया, अंदर बचा कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1, अंडर रूट 1 होता है 1। इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड क्या है एफ, और हमें पता है कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है इसमें वो भी कितना है एफ है, तो दोनों क्या हो गए बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कभी किसी फोर्स को तोड़ रहे हैं तो उसके जो कंपोनेंट्स बन रहे हैं वो आखिर में समेट के रिजल्टेंट बना के क्या बनेंगे, वही फोर्स। लेकिन कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कि इस आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में बने हुए फोर्स, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन क्यों, क्योंकि रैंडम डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाए हुए ना एक्स में ना वाई में, तो हम चाहते हैं यार इसको तोड़ के एक्स वाई में कन्वर्ट कर लें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। और ये बहुत काम की बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि फिजिक्स में इसके बिना काम होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी क्या है फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो आम तौर पे क्या होगी जब कैलकुलेट की जाती हैं तो हो सकता है एक्स और वाई में तोड़ के यूज़ करी जाए। तो फोर्स तो वैसे भी खुद है, उसके बाद वेलोसिटी, मोमेंटम, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, उसके कंपोनेंट्स हम लोग बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, स्टडी नहीं, ठीक है। तो जनरली हम लोग को ये बात को अच्छे से क्या रखना है, दिमाग में रखना है, ठीक है। अब हम लोग इसके एक दो क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो हमने जब इसकी बात करने इसके क्वेश्चंस की यहाँ पर, तो लिखते हैं चलो क्वेश्चन। ठीक है ना। तो एक हल्का सा बढ़िया सा एक क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पे बेस। तो हमसे बोला गया है कि 100 न्यूटन का एक फोर्स है, एक्स वाई प्लेन में काम कर रहा है, पॉजिटिव एक्सिस से 53 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो बताइए इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे या प्रोजेक्शंस क्या होंगे, और ये बताइए कि इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर एक एक्स एक्सिस हो गया है और यहाँ पर एक वाई एक्सिस हो गया है, और अगर आप इसके फोर्सेस को देखेंगे तो किस तरह लगेगा, तो फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। तो ये ओरिजिनल फोर्स है जो कितने का है, 100 न्यूटन का फोर्स है, जो किधर की तरफ काम कर रहा है, एक्स वाई एक्सिस में काम कर रहा है। और जब एक्स वाई एक्सिस में काम कर रहा है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल कितना बना रहा है, 53 डिग्री बना रहा है। तो पॉजिटिव एक्सिस से जो इसका एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 53 डिग्री बन रहा है। तो पूछ रहे हैं इसके प्रोजेक्शंस या कंपोनेंट्स क्या होंगे। तो अगर आप इसके प्रोजेक्शन या कंपोनेंट्स निकालने बैठेंगे, ठीक है ना, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर इसके दो प्रोजेक्शंस आते हैं। अब चूंकि बहुत रैंडम वे में आराम से लिया तो यहाँ से ऐसे हुआ कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिराएंगे तो एक प्रोजेक्शन कितना हुआ ये वाला, इसका मतलब एक प्रोजेक्शन ये वाला जो एक्स में वर्क कर रहा है, जिसे आप क्या बोलेंगे एफ एक्स, और ये ओरिजिनल फोर्स का कॉस वाला वर्जन हुआ क्योंकि थीटा इधर है। इसका मतलब कितना हो जाएगा 100 कॉस कितना हो जाएगा 53। और अगर इस पे एक परपेंडिकुलर इधर की तरफ गिराएंगे तो एक प्रोजेक्शन कौन सा बना, ये वाला, इसका मतलब ये हुआ कहलाएगा एफ वाई, और ये कहलाएगा 100 साइन कितना हो जाएगा 53। तो इसको बोलेंगे एफ वाई, ये कहलाएगा 100 साइन कितना हो गया 53। इसका मतलब इसके दो प्रोजेक्शंस या इसके कंपोनेंट्स बने कुछ इस तरह। अब जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा तो इस फोर्स का जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं कंपोनेंट और प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा एफ वर्किंग टूवर्ड्स क्या हो गया एक्स एक्सिस।
ऐसे लिख सकते हैं। तो एक्स में करने वाला क्या हुआ, एफ एक्स बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग कितना 100 कॉस कितना हो गया 53, और 100 कॉस 53 की साइन 37, 3/5, इसका मतलब कितना आ जाएगा 60 न्यूटन। ठीक है ना। और अगर आपसे सेम चीज बोल दिया जाए कि एफ का वो हिस्सा जो वाई में काम कर रहा है, इसका मतलब कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ वर्किंग टुवर्ड्स वाई एक्सिस, तो बस ये एक्स एक्सिस की जगह पे क्या हो जाएगा वाई एक्सिस हो जाएगा। इसका मतलब वाई एक्सिस की कर लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली हम लोग क्या कर देंगे वाई एक्सिस कर देंगे, तो एफ का वो हिस्सा जो वाई में काम कर रहा है। और अगर हम वाई में काम करने वाले फोर्स को देखेंगे तो कितना हुआ 100 साइन, तो ये क्या हो जाएगा 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन 53, 4/5 होता है साइन 53 की वैल्यू, 4/5 से डिवाइड करोगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 80 न्यूटन। तो इसका मतलब ये जो फोर्स का हिस्सा काम कर रहा है वो क्या हो गया, ये कहलाएगा एफ वाई। और अगर हम लोग फोर्स की वेक्टर फॉर्म को लिखें तो पता है कि एक एक्स में प्लस एक्स में काम कर रही है तो ये आई डायरेक्शन है, एक इधर काम कर रही है तो क्या हो जाएगा वाई डायरेक्शन है। इसका मतलब एफ फोर्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो कॉस वाला वर्जन आया 60, तो 60 कितना हो जाएगा आई, और ये वाला वर्जन आया 80, इसका मतलब ये हो जाएगा 80 का जे। इसका मतलब ये हो गई फोर्स की वो वेवफॉर्म्स जो ये काम कर रही हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो ये तरीका हो गया, तो ये इसकी क्या हो गई, ये हो गई इसकी वेक्टर फॉर्म। तो ये वेक्टर फॉर्म कहलाएगी। समझ गए बात को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपका एक्स वाई प्लेन में इधर ही बना हो, ऐसे भी हो सकता है, जरा देखते हैं। फोर्स से आसान है समझना, इसीलिए हम फोर्स से कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो इस बार 32 न्यूटन का फोर्स है, थोड़ा वैल्यू बदल लेते हैं क्योंकि 150 डिग्री था, कुछ और एंगल सोच रहे थे तब हम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, 9, 6, इसका मतलब इसका कोई दिक्कत नहीं थी, अच्छा 32 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ये हो गया कि हम बोल रहे हैं कि इस बार पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो फोर्स बना रहा है एंगल वो कितना बना रहा है 150 डिग्री। अब 150 डिग्री का एंगल बना रहा होगा तो क्या हो जाएगा, ये वो फोर्स बना 150 डिग्री का, तो यहां से 150 कितना हो गया डिग्री का फोर्स क्या हुआ ये बनाया। तो जब 150 डिग्री का ये फोर्स बनाया है, याद रखिएगा 150 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ये वाला, और ये फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, एफ की जो मैग्नीट्यूड है वो 32 न्यूटन है, और किधर लग रहा है इधर। तो आप चाहो तो इस फोर्स का नाम तो दे दोगे, एफ इक्वल टू मतलब ये फोर्स हो गया हमारे पास में एफ, लेकिन इसी फोर्स एफ का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 32 न्यूटन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड तो 32 न्यूटन है, यहां लिख देते हैं। और अब हमें इसके क्या निकालना है, कंपोनेंट्स निकालना है। तो कंपोनेंट्स निकालना होंगे तो कैसे करेंगे, तो इसके दो प्रोजेक्शंस हुए। तो एक प्रोजेक्शन तो क्या है इधर की तरफ, देखो ये जब ये फोर्स टूटेगा तो इधर टूटेगा और इसका एक हिस्सा इधर निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये फोर्स टूटेगा तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरा देंगे, तो एक वेक्टर हमारे पास में ये बना, ठीक है ना, और एक परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इससे ये बना, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप यहां से कैसे कर सकते हैं, यहां से ऐसे, तो यहां से इसको हमने जब निकाला तो ये बना, तो एक वेक्टर ये बना। तो f का वो हिस्सा जो x में काम कर रहा है, लेकिन हम आमतौर पे x भी बोलेंगे, माइनस एक्स एक्सिस हो तो क्या हुआ, तो f का वो हिस्सा या हॉरिजॉन्टल वाला वर्जन बोल सकते हैं, या फिर ऐसा वो एक हिस्सा जो x में काम कर रहा है, और ये वाला हिस्सा किधर काम कर रहा है y में काम कर रहा है। अब आपको ये पता है कि ये 150 डिग्री है और ये 90 होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दो एंगल बने, या तो इसको ले लो तुम 60 डिग्री या फिर तुम इसको ले लो 30 डिग्री।
लेकिन एक बार में एक लेना, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा कि दो एंगल है, किधर कॉस लें किधर साइन लें। तो ऐसा कर लेते हैं, हम उसी को ले लेते हैं 60 डिग्री। तो ये हो गया 90 और ये 60, टोटल कितना हो जाएगा 150। तो ये 60 डिग्री बना एंगल। अब हम इस फोर्स के कंपोनेंट निकालेंगे, तो 32 के जब कंपोनेंट निकलेगा तो एक इधर और एक इधर, जिधर थीटा है मतलब जिधर एंगल है उधर की तरफ हम लोग क्या लेंगे, कॉस लेंगे। तो एफ कॉस, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 32 कॉस कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और जब हम लोग एफ एक्स का वर्जन मैग्नीट्यूड निकालेंगे जो इधर वाला है, इसका मतलब ये हुआ, इसको बोलेंगे 32, क्योंकि कॉस यूज कर लिया, अब बचा साइन, इसका मतलब साइन कितना हो जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब एफ एक्स और एफ फाई के दो वर्जन निकल आए। इसका मतलब आपको लिखना है कंपोनेंट ऑफ क्या हो जाएगा फोर्स एफ टूवर्ड्स क्या हो गया एक्स एक्सिस, टूवर्ड्स एक्स एक्सिस, ठीक है ना। टूवर्ड अब बहुत कम में लिखा है, आप चाहो तो पूरा स्टेटमेंट वैसे लिख सकते हो। तो एफ एक्सिस में याद रखना वाई में काम है, लेकिन है तो एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो हमें खाली मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसका मतलब f का वो हिस्सा जो x में काम कर रहा है, तो f का एक हिस्सा जो x में काम कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 32, साइन कितना हो जाएगा 60, और साइन 60 √3 बाई कितना हो गया 2, इसका मतलब 16 रूट कितना हो गया 3 न्यूटन। और अगर इसी में आपसे बोलें कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स कितना हो गया F किधर की तरफ टूवर्ड्स क्या हो जाएगा वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट काम कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, तो वाई एक्सिस में काम कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे एफ वाई। तो एफ वाई का मतलब ये हुआ कि ये हो गया एफ वाई, ये 32 कितना हो जाएगा कॉस कितना हो गया 60, कॉस 60 की वैल्यू हाफ, तो बचा सिर्फ और सिर्फ 16, तो 16 क्या हो गया न्यूटन। तो कंपोनेंट का वो मतलब फोर्स के वो हिस्से जो एक्स और वाई में काम कर रहे हैं सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज। लेकिन अगर आपको इसका वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए आपको क्या चाहिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। तो इस ओरिजिनल फोर्स के दो फॉर्मेट है, मतलब एक्स और वाई वाले। तो ये कर रहा है माइनस एक्स में काम, इसीलिए क्या हो जाएगा माइनस आई हुआ, ठीक, क्योंकि एक्स का आई होता है। इसका मतलब कितना निकाला साइन 60 वाला वर्जन, साइन 60 वाला वर्जन क्या 16√3, इसका मतलब माइनस का 16√3 माइनस, मतलब ये माइनस तो आई इसके साथ है, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन माइनस आई हो गया, लिख दिया हमने पूरा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दूसरा वाला वर्जन देखेंगे तो क्या हुआ ऊपर काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है 32 कॉस निकाला 16, तो 16 कितना हो जाएगा जे काम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स एफ कितना हुआ ये हुआ, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। तो हमने कंपोनेंट ऑफ फोर्स एफ के वेक्टर फॉर्म को भी निकालना सीख लिया। अब हम लोग जरा देखते हैं इसमें कुछ अलग तरह के क्वेश्चन। डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू लिखा हुआ है, एक्स वाई एक्सिस मानेंगे तभी तो हम वेक्टर फॉर्म लिख पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक फोर्स है किधर काम कर रहा है साउथ ईस्ट में काम कर रहा है। अब साउथ ईस्ट कैसे काम कर रहा होता है कि भाई हम लोग जब प्लेन में बनाते हैं यहाँ पर, तो हमारे लिए ये होता है ईस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये हो जाता है साउथ और ये हो जाता है वेस्ट। तो साउथ ईस्ट में काम कर रहा है, तो जब भी डैश लगा होता है, तो डैश लगा होता है तो एकदम मिड से फोर्स निकालते हैं, और आमतौर पे किसी के साथ भी, क्योंकि मिड से निकला है तो 90 डिग्री हुआ, उसका आधा 45 हुआ, किसी के साथ भी एक एंगल 45 डिग्री लिख दे, आप इधर भी लिख सकते थे। और कितने का फोर्स काम कर रहा है, जो फोर्स F है उसका जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू है 40 न्यूटन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके दो कंपोनेंट्स निकल के आएंगे। तो एक कंपोनेंट निकल के आएगा इसका ये परपेंडिकुलर गिराएंगे, तो एक कंपोनेंट या एक वर्जन ये निकल के आएगा इस फोर्स का, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं F क्या हो गया ईस्ट, और इसी का एक वर्जन और निकल के आएगा जो इधर की तरफ निकल के आएगा, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं F क्या हो जाएगा साउथ। तो इसका एक वर्जन हमारे पास में क्या हो जाएगा F साउथ। तो इसका मतलब हम लोग आमतौर पे बोलेंगे
यहां पर लिख सकते हैं कि फोर्स का वो कंपोनेंट, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं कंपोनेंट, हो गया कंपोनेंट ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा F वर्किंग टूवर्ड्स क्या हो जाएगा ईस्ट, ठीक है ना। फोर्स का वो हिस्सा जो ईस्ट में काम कर रहा है, तो ईस्ट में कौन सा फोर्स का हिस्सा काम कर रहा है, वो ये वाला काम कर रहा है। और 45 डिग्री लिया तो F cos ले लो इधर और इधर F sin ले लो। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा F cos कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और यहां पर इसमें साउथ में काम कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे F sin कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब F ईस्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, F कितना हो जाएगा cos कितना हो गया 45 डिग्री, ठीक है ना। और अगर इसी में फोर्स, अब F cos 45 की वैल्यू मतलब F कितना है, F की वैल्यू को हम यहीं रख लेते हैं, तो F की वैल्यू है हमारे पास में 40, तो 40 cos 45 मतलब 40 इंटू 1 अपॉन कितना हो गया √2, रैशनलाइज कर लेते हैं √2/√2 से, तो ये हो जाएगा 2, जब ये 2 हो जाएगा तो कितने से जाएगा, ये भी हो जाएगा 20। इसका मतलब फाइनल रिजल्ट कितना आ गया 20 रूट कितना हो गया 2, इसको बोलेंगे न्यूटन। F का वो हिस्सा जो ईस्ट में काम कर रहा है। और अगर इसमें जानना चाहते हैं F का वो हिस्सा जो कहाँ पे काम कर रहा है, इसमें साउथ में काम कर रहा है, तो F का वो हिस्सा जो साउथ में काम कर रहा है उसको कैसे हम वर्क लिखेंगे, सेम वे है, तो सेम वे है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपी कर ले रहे, इससे टाइम भी बचेगा, मेरा टाइम बचेगा, आपका नहीं बचेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि F वर्किंग टूवर्ड्स क्या हो गया साउथ, इसका मतलब साउथ वाला वर्जन रखना है हम लोगों को, हम इसको दूसरे कलर से लिख दे रहे हैं, वर्किंग टूवर्ड्स क्या हो जाएगा साउथ। तो F का वो वर्जन तो बेसिकली किधर काम कर रहा है, साउथ में, तो F क्या हो गया साउथ, इसका नाम रखा है F sin 45, तो F sin कितना हो गया 45 डिग्री। और आप सेम सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या हो गया 40 इंटू 1 अपॉन कितना हो जाएगा √2, इसको आप लिख सकते हो 20 √2 क्या हो गया न्यूटन हो गया। और 20 √2 न्यूटन अगर हो गया है तो ये फोर्स साउथ में काम कर रहा है। और अगर इसी का अगर आपको वेक्टर फॉर्म लिखना पड़ जाए तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखोगे, तो आपको बोल रहे हैं कि ईस्ट को x एक्सिस मान लो, नॉर्थ को y एक्सिस मान लो, इसका मतलब ये हो गया x में काम कर रहा है, ये -y एक्सिस में काम कर रहा है एक तरह से। तो इसका मतलब जब आप फोर्स F को वेक्टर फॉर्मेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये हो गया F cos, वही वैल्यू आई, सेम ही वैल्यू आई, 20 √2 कितना हो जाएगा I, और यहाँ पर नीचे की तरफ कितना हो जाएगा माइनस का 20 √2 कितना हो जाएगा J। इसका मतलब ये हुआ कि ये बन गया फोर्स F का वेक्टर फॉर्म, तो ये हमने निकाल लिया। तो आपने ये सीखा कि यहाँ पर अगर साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट कुछ भी करके डैश करके लिखा है, तो आप जब वेक्टर को बनाएंगे तो 20 से बनाएंगे तो दोनों एंगल कितना आएंगे 45 डिग्री आएंगे। समझ गए ना बात को। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा हट के है, इसी तरह का है, हम फोर्स ही कंसीडर करेंगे क्योंकि फोर्स बड़े आराम से समझ में भी आता है और हमें भी कॉन्सेप्ट से मतलब है, फोर्स मोमेंटम ये सबसे मतलब नहीं है। ठीक है ना, ये वही बात लिखी है लेकिन हमने शॉर्ट में लिखी है कि ईस्ट एक्स एक्सिस के बराबर है, नॉर्थ वाई एक्सिस बराबर नहीं मतलब इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब ये बताइए कि इसकी वेक्टर फॉर्म जरूरत पड़ेगी हमको क्योंकि एक्स वाई में कन्वर्ट करना हमारी मजबूरी है, जरूरी होता है कन्वर्ट करना। तो इसका मतलब आप सिर्फ ईस्ट और वेस्ट के बल पे तो नहीं लिख सकते वेक्टर फॉर्म, तो आई जे के चाहिए होता है और आई जे के एक्स वाई प्लेन से आता है, तो हमें असाइन करना पड़ता है इसका मतलब दोनों रिलेशन को, ये मैपिंग बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या हुआ, जो फोर्स है 40 न्यूटन वर्किंग टुवर्ड 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। अब देखो एकदम नया तरीका आ गया, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो सबसे पहले ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सब बना लिया जाए तो समझ में आएगी बात की क्या कह रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, क्या हो गया वेस्ट और क्या हो जाएगा साउथ, ये हो गए। अब हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फोर्स किधर लग रहा है, अब इसको बनाना है। बनाने का तरीका क्या है, पहले तुम इससे डायरेक्शन से मतलब नॉर्थ और वेस्ट, तो नॉर्थ और वेस्ट से एक वेक्टर ऐसे रैंडम मन में आए निकाल दो,
ठीक है ना, ऐसे करके निकाल दो। ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। अब देखो ऑफ किसके साथ लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है वेस्ट के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल जो बनेगा उस ओरिजिनल वेक्टर का 37 डिग्री किससे बनेगा, वेस्ट से। इसका मतलब ये हुआ कि 37 डिग्री किसके साथ बनेगा, इसके साथ बनेगा, ऑफ वेस्ट। इसका मतलब वेस्ट के साथ में क्या बनेगा, इसका एंगल बनेगा। तो जब वेस्ट के साथ एंगल बनेगा तो कैसे बनाओगे, तो यहां पर क्या हुआ कि आप इसका जब प्रोजेक्शन गिराओगे तो प्रोजेक्शन गिराने के लिए क्या हो गया, ये चीज हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स का जो हिस्सा इधर काम कर रहा है और फोर्स का क्या हो जाएगा, एक हिस्सा इधर काम कर रहा है, तो क्या हुआ, ये हो गया। ठीक है ना, तो यहां पर क्या हुआ, ये बन गया। तो इसका मतलब इसका एक हिस्सा क्या हो जाएगा, ये काम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप समझोगे तो इसका मतलब फोर्स का देखो, नॉर्थ वेस्ट में था, इसको हमने तोड़ा तो ये हमारा ओरिजिनल फोर्स एफ है, इसका एक हिस्सा इधर काम कर रहा है, इसका मतलब हम तो उसको बोलेंगे एफ वेस्ट, और इधर नॉर्थ में काम कर रहा है, इसको वो फोर्स का हिस्सा जो नॉर्थ में काम कर रहा है। अब क्या बचा, बस इमेनली डायग्राम बनाना था। तो बस ध्यान में रखना है कि नॉर्थ वेस्ट में एक वेक्टर बनाओ, ऑफ जिसके साथ लिखा हुआ है उसके साथ में एंगल बनाओ, और इसके कंपोनेंट्स को ऐसे करके तोड़ बोल लो, तो क्या बन जाएगा, इसका फाइनल वेक्टर बन गया। अब इस ग्राफिकल फॉर्मेट को सॉल्व करना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं रहेगी, आप इतनी देर से यही सब तो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स का वो हिस्सा जो वेस्ट में काम कर रहा है, भैया अब हम नहीं लिखेंगे पूरी बात, तुम लिखना, फोर्स का वो हिस्सा जो वेस्ट में काम कर रहा है, तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स है वर्किंग टुवर्ड्स वेस्ट, तुम जानो। ठीक है ना, इसका मतलब फोर्स का हिस्सा जो काम कर रहा है क्या होगा, F cos 37, तो क्या हो जाएगा, F cos क्या हो गया 37 डिग्री। तो इसका मतलब F कितना है, यहां पर 40 है, इसका मतलब 40 कितना हो जाएगा cos 37 डिग्री। तो इधर ध्यान रखना, इधर F है, थीटा है, इधर बनेगा cos, इसीलिए वेस्ट वाले को हमने क्या लिखा, cos, हम यहां लिख दे रहे हैं। इसका मतलब F cos कितना हो गया 37, और जब cos इधर यूज कर लिया तो अपोजिट वाला 90 डिग्री वाला क्या हुआ, साइन। इसका मतलब F साइन कितना हो जाएगा 37 डिग्री। तो यहां पर F cos F साइन हो गया। तो इसका मतलब यह है कि आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो cos 37 मतलब साइन 53, इसका मतलब 40 इंटू कितना हो जाएगा 4/5, तो ये 5 आ जाएगा, तो 8 और 8 चौको 32, इसका मतलब 32 कितना आ गया, न्यूटन आ गया। और अगर इसी में पूछ लें कि F का वो हिस्सा जो भैया नॉर्थ की तरफ काम कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि F का वो हिस्सा जो नॉर्थ की तरफ काम कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, F साइन 37, ये कितना हो जाएगा 40 साइन 37। इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा 40 साइन 37 मतलब 3/5, 8×10=24, तो 24 कितना हो जाएगा न्यूटन। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आ जाएगी 24 न्यूटन आ जाएगी। इसका मतलब हमने फोर्स को तोड़ा और उसके दो टुकड़े, दो हिस्से, दो कंपोनेंट, दो प्रोजेक्शन हमने वेस्ट और नॉर्थ की तरफ निकाल लिए। और जब हमने निकाले यहाँ वेस्ट और नॉर्थ की तरफ, तो आपने ये बात को देखा कि इसके प्रोजेक्शन के वेक्टर फॉर्म भी तो लिखना है। तो वेक्टर फॉर्म में बोल रहे हैं ईस्ट को x मान लीजिए, नॉर्थ को y एक्सिस मान लीजिए। अब करिए, तो ये काम कर रहा है -x में, ये काम कर रहा है +y में, तो आप इस फोर्स के कंपोनेंट मतलब वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं। तो -x है तो मैग्नीट्यूड कितना निकाला cos 37, cos 37 का मैग्नीट्यूड अभी हमने निकाला 32, इसका मतलब ये काम कर रहा है 32 का, किधर, इधर, और ये काम कर रहा है 24 का, किधर, ऊपर। तो 32 का -x में मतलब -i, तो -i मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते थे तुम, 32 का काम कर रहा है -i में और 24 का काम कर रहा है +j में। और थोड़ा तमीज से लिख देते तो फिर कैसे लिखते, तुम फोर्स F इक्वल टू -32 कितना हो जाएगा I, प्लस का कितना हो जाएगा 24 कितना हो जाएगा J, और ये बना तुम्हारे फोर्स का वेक्टर फॉर्म। उम्मीद करते हैं इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अभी आप लोगों ने क्या निकाला है, ये निकाला है एक तरह से कंपोनेंट्स और प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट है अभी खाली। अभी हम लोगों ने इसकी थर्ड एप्लीकेशन नहीं निकाली, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट था, इसको यहाँ बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि फिजिक्स में कहीं पर भी पूरे चैप्टर्स में जहाँ जहाँ पर हम लोगों ने वेक्टर पढ़ना है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर हमने इसके कंपोनेंट्स के फॉर्मेट को स्टडी
ना किया हो, इसके प्रोजेक्शन, इसके टुकड़े निकालना जो है हम लोग को कंपलसरी आना पड़ेगा, तब जाके हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे नेट इफेक्ट निकालने होते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के, चाहे मैग्नेटिक फील्ड के, चाहे तो हम लोग फोर्स की बात करें या रैंडम किसी वेक्टर या मोमेंटम की बात करें, सब जगह इसका इस्तेमाल होना है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इसको स्टडी करना, ठीक है ना। इसकी थर्ड एप्लीकेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए पहले इतना पढ़ लीजिए। उसके बाद हम लोग अब चलते हैं थर्ड एप्लीकेशन की तरफ, जो ओरिजिनल बहुत देर से हम वेट कर रहे होने का, ठीक है। इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो भैया, अब वो वक्त आ गया है कि अब हम लोग इसकी थर्ड एप्लीकेशन को कवर कर लिया जाए। थर्ड एप्लीकेशन क्या है? थर्ड एप्लीकेशन टू फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर ऑन अनदर ये चीज, मतलब एक वेक्टर का वो हिस्सा जो दूसरे वेक्टर की तरफ काम कर रहा है। वेक्टर मतलब अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे फोर्स का वो हिस्सा जो एक्स वाई में काम कर रहा है, फोर्स के कंपोनेंट टुकड़े। मतलब अब हमें निकालना है कोई वेक्टर या फोर्स का वो हिस्सा जो दूसरे फोर्स की तरफ या दूसरे वेक्टर की तरफ काम कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी फोर्स के कंपोनेंट्स के वे में निकालना है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसे आपको क्या करना है, धकेलना है आगे। इस डायरेक्शन में क्या है, आपको इसको पुश करना है। अब क्या होता है कि आप इस पे धक्का लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये मान के चलते हैं, ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास में एक बढ़िया सी कार है, ठीक है ना। तो आपके पास में एक बढ़िया सी कार है और आप क्या करते हैं, इस कार को क्या कर रहे हैं, आप धक्का लगा रहे हैं। ये गड्ढे में फंस गई है भाई, ठीक है ना। तो कार जब गड्ढे में फंस गई है, ये इसकी हेडलाइट्स मान के चलिए। तो कार गड्ढे में फंसी है तो आप उसको क्या करके धक्का मार के निकालेंगे। भाई स्टार्ट कर रहे हो, नहीं निकल रही तो थोड़ा पुश करोगे। तो पुश करोगे तो क्या हुआ कि आपने क्या लगाया, फोर्स F1 क्या हुआ, अप्लाई किया इस पर। तो आपकी कार है तो भाई सीधी सी बात है कि आप क्या कर रहे हैं, आप इसको इधर की तरफ पुश कर रहे हैं ताकि ये गड्ढे में से, यहाँ जो गड्ढे में फंसी है इसमें से निकल आए, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ कि आप अकेले काफी नहीं इसको बाहर निकालने के लिए, तो आपने क्या किया, अपने दोस्त को बुलाया कि भाई आओ यार थोड़ा सा मदद करो, हाथ वाथ लगाओ और इसको क्या कर दो, गड्ढे में से निकलवा दो। तो चूंकि आपके पास ये ई रिक्शा जैसे दिखने वाली कार तो है, लेकिन क्या हो जाएगा, दोस्त के पास तो वो भी नहीं है, उसके पास एक खटारा साइकिल नहीं है। तो वो जलन हसद जेलसी में क्या करेगा, इसमें फोर्स नहीं लगाना चाहेगा, वो चाहेगा ये पलट जाए, टूट जाए, खराब हो जाए। तो क्या करेगा, इस पे जो फोर्स लगाना नहीं चाहता तो सीधी सी बात है वो दिखावा करेगा। तो दिखावा करेगा तो क्या हुआ, वो इधर फोर्स लगाएगा तो तुम तो उसको हौंक दोगे, कह दे लाते ही लाते कि भैया ये क्या तरीका हो गया, इधर से क्यों फोर्स लगा रहे हो, इससे तो पलट जाएगी गाड़ी। तो ये चाहता है कि सिर्फ दिखावा करें कि हम किधर फोर्स लगा रहे हैं, किधर लगा रहे हैं, इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं। तो तुमने देखा होगा जब गाड़ी में फोर्स लगाते हैं तो लोग कोने में खड़े हो जाते हैं और दिखावा करते हैं कि हम धक्का लगा रहे हैं, जबकि ऐसे टच किए रहते हैं। तो क्या होगा, ये भी आके क्या हुआ, इधर की तरफ यहाँ पे कॉर्नर पे फोर्स लगाने लगा। तुम्हें लगा कि भैया बंदा हेडलाइट साइड से फोर्स, मतलब बैक लाइट साइड से फोर्स लगा रहा है ऐसे करके। अब ये फोर्स जो लगा रहा होगा, ये बंदे ने तिरछा लगा रखा है, ऐसे करके ना लगा के ऐसे करके लगा रहा है कि गिर जाए, किसी तरह गाड़ी पलट जाए, कहते हैं गड्ढे में से निकालते हुए पलट गई, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, ये बंदा जो फोर्स लगा रहा है वो F2 फोर्स क्या है, लगा रहा है, ठीक है ना। और ये जो बंदा फोर्स लगा रहा है, ये लगा रहा है F1 लगा रहा है। दोनों की अपनी अपनी ताकत होगी, दोनों लोग अपने मैग्नीट्यूड्स होंगे। लेकिन तुम्हें पता है कि F2 का एक हिस्सा जो है वो तुम्हें गाड़ी निकालने में मदद कर रहा होगा, और एक हिस्सा क्या होगा इसका, जो इस गाड़ी को पलटने में मदद कर रहे हैं। इसका मतलब है इसका एक हिस्सा जो गाड़ी निकालने में मदद कर रहा होगा वो कौन सा होगा, ये वाला, इसका वो कंपोनेंट प्रोजेक्शन जो इधर काम कर रहे हैं, और इसका एक प्रोजेक्शन होगा जो इधर काम कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है तुम्हारा, ठीक है ना, कि तुम्हारी गाड़ी निकलवाने में मदद कर रहा है। और ये वाला जो कंपोनेंट है ये क्या कर देगा, ये तो पलटने के लिए कहें, मतलब ये क्या करेगा, पलट देगा, तो पलटने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब F2 का वो हिस्सा जो सपोर्ट कर रहा है वो क्या कहलाएगा, F2 क्या हो जाएगा, पैरेलल टू क्या हो जाएगा, 1, ऐसे बोल सकते हैं। और ये फोर्स का वो हिस्सा या F पैरेलल बोल सकते हैं, और F का वो हिस्सा जो पलटने के लिए परपेंडिकुलर कर रहा है तो परपेंडिकुलर टू क्या हो गया, 1, ठीक है ना। खुद थोड़ा इजी आसान नाम भी दे सकते हैं। तो F का हिस्सा आमतौर पे इसको बोलते हैं Fs,
ठीक है ना। और इसका क्या हो जाएगा, एफ क्या हो गया, अपोज, ठीक है ना, पलटने के लिए। या अपोज नहीं लिखना चाहते हो, तुम्हारा दिल है ही पलटने का, तो फिर क्या हो जाएगा, पी। तो इसके अलावा फोर्स का वो हिस्सा जो सपोर्ट कर रहा है वो क्या कहलाएगा, एफ सपोर्ट। और एफ का वो F2 का वो हिस्सा जो पलटने की इधर कोशिश कर रहा है वो क्या हो जाएगा, ये एफ करेगा, FP F2 1। और अगर हम थीटा ले आते तो बहुत आराम से समझ में आता है। इसे मान लो थीटा एंगल पे तुम काम कर रहे हो, तो थीटा एंगल पे काम कर रहे हो, इसका मतलब ये हुआ कि एफ का वो हिस्सा जो मदद कर रहा है वो क्या कहलाएगा, F2 cos कितना हो जाएगा, थीटा। और एफ का वो हिस्सा जो पलटना चाह रहा है इस गाड़ी को, इसका मतलब F2 क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो F2 cos थीटा सपोर्ट हो गया, तो इसका मतलब एक तरह से F1 की मदद कौन कर रहा है, F2 cos थीटा वाला हिस्सा कर रहा है। तो इसका मतलब F2 का वो हिस्सा जो F1 के सपोर्ट में है वो क्या है, F2 cos थीटा। और F2 का वो हिस्सा जो F1 के अपोज में गाड़ी पलटना चाहता है वो क्या हो गया, ये। तो हमें क्या करना होता है, हमें निकालना होता है अलोंग अनदर। हमें चाहिए F2 का वो हिस्सा जो F1 के पैरेलल है, F1 के सपोर्ट में है, F1 की मदद कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वेक्टर को जब आप रैंडम डायरेक्शन में एक दूसरे पे या किसी एंगल पे लगाते हैं तो इसका मतलब है कि दो वेक्टर में किसी भी वेक्टर का एक हिस्सा दूसरे वेक्टर को सपोर्ट कर रहा होता है और दूसरा पार्ट जो उसका एक टुकड़ा होता है वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। तो हमें निकालना है वो वेक्टर जो उसको सपोर्ट कर रहा है। तो अब हम जरा इसको टेक्निकल वे में क्या है जरा समझते हैं। तो टेक्निकल वे क्या है, दो वेक्टर्स हैं ए और क्या हो गया बी। तो मान के चलते हैं कि एक वेक्टर कितना हो जाएगा ए और एक वेक्टर बेसिकली कितना हो जाएगा बी। तो एक वेक्टर ए मान लेते हैं और एक वेक्टर क्या हो गया बी मान लेते हैं। तो दो वेक्टर हैं जो ए और बी काम कर रहे हैं, दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमको गिवन है, क्या मान लेते हैं, थीटा। तो अब हम चाहें तो क्या होगा, चाहे तो ए का कंपोनेंट निकाल लें बी की तरफ या बी का कंपोनेंट निकाल लें ए की तरफ। तो दो पॉसिबल वे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा कि ए का कंपोनेंट बी की तरफ और बी का कंपोनेंट क्या हुआ ए की तरफ निकाला जा सकता है। तो इसका मतलब अगर हम पूछें कि बी का वो हिस्सा जो ए की तरफ काम कर रहा है तो बी का हिस्सा तो बी को तोड़ना पड़ेगा, इसलिए बी का परपेंडिकुलर ए की तरफ गिराएंगे, यही एक तरीका है स्टैंडर्ड वे। तो इसका मतलब बी का वो हिस्सा जो ए की तरफ काम कर रहा है इसका मतलब कौन सा होगा, ये वाला हुआ। तो ए तो काम कर ही रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बी का एक हिस्सा इधर काम और कर रहा होगा। तो इसको भी इसी डायरेक्शन में बना लेते हैं। तो ये चीज, इसका मतलब ए इधर काम कर रहा है और बी का जो हिस्सा इधर की काम कर रहा है उसका क्या नाम होगा, आपको पता है बी कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि इधर की तरफ थीटा है ना, तो इसका हिस्सा जो काम कर रहा होगा, इसका जो कंपोनेंट काम कर रहा होगा वो कॉस वर्जन होगा क्योंकि थीटा इधर है। इसका मतलब ये हुआ कि इधर की तरफ ए तो काम कर ही रहा है, ए का मैग्नीट्यूड तो लगा ही हुआ है, इसका मतलब इधर बी का भी एक थोड़ा सा मदद करने वाला पार्ट लग रहा है जिससे हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, बी कॉस थीटा। तो चाहे तो सिंपल ए बोले ये, इसका मतलब इस डायरेक्शन में ए भी काम कर रहा है और बी का एक हिस्सा जो इधर काम कर रहा है बी कॉस थीटा, ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, नेट इधर काम कर रहे हैं। सेम चीज है कि अगर आप ए का बी का हिस्सा निकाल सकते हैं वैसे क्या हो जाएगा ए का हिस्सा निकाल सकते हैं। तो ए का वो हिस्सा जो बी की तरफ काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा, ये हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ए का वो हिस्सा जो बी की तरफ काम करेगा, इसका मतलब कौन सा बना, ये बना कि नहीं बना, इसका मतलब ये। और ए का वो हिस्सा जो बी की तरफ काम कर रहा है इसका मतलब क्या कहलाएगा, ए कॉस कितना हो जाएगा, थीटा। इसका मतलब इस डायरेक्शन में बी तो काम कर ही रहा है, ठीक है ना, बी ने तो काम किया ही, क्या इतना धक्का फोर्स लगा ही रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन क्या हो जाएगा इस डायरेक्शन में भैया ए भी मदद कर रहा है, तो इसका मतलब ए का एक हिस्सा इधर काम कर रहा है जिसे हम बोल रहे हैं कॉस थीटा। ये दोनों इधर की तरफ क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो बी अपना काम इधर कर रहा था, ए ने ऐसे मदद कर दी, तो एक हिस्सा जो मदद नहीं कर रहा अपोज कर रहा है, तो जो हिस्सा बी की अपोज कर रहा है कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा है बी को, वो कौन सा हो गया, ये साइन थीटा वाला वर्जन। लेकिन जो ए का हिस्सा बी का फायदा पहुंचा रहा है आमतौर पर उसको क्या बोलेंगे, ए का कंपोनेंट जो बी की तरफ काम कर रहा है। तो इसका मतलब यह चीज है। इसका मतलब अगर हम चाहें तो दो तरीके से लिख सकते हैं, कंपोनेंट ऐसे लिख सकते हैं, कंपोनेंट ऑफ क्या हो जाएगा, फोर्स तो है नहीं, वेक्टर क्या हो जाएगा बी, तो वेक्टर बी अलोंग क्या हो जाएगा, वेक्टर क्या हो जाएगा ए। बी का वो हिस्सा जो ए की तरफ काम कर रहा है हमें वो निकालना हो जाए, तो बी को तोड़ दिया हमने इसीलिए बी का कंपोनेंट लिया। और अगर इस वाले केस में देखेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, ए का हिस्सा चाहिए बी की तरफ,
तो ए का हिस्सा जो बी की तरफ काम कर रहा है, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या हो गया ए, अलोंग क्या हो जाएगा वेक्टर क्या हो जाएगा बी। बारी बारी दोनों को तोड़ लेते हैं। तो दोनों के हिसाब से अगर देखें तो हम लोग यूज क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट में याद करो फॉर्मूला होता है ए डॉट कितना हो जाएगा बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इसका मतलब नॉर्मल वे में इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग बहुत प्लेन लैंग्वेज में ऐसे करके क्या है ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा लिख देते हैं, क्योंकि इसका मतलब ही मैग्नीट्यूड होता है, मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है। तो जब ये चीज हुई तो आपको क्या निकालना है बी कॉस थीटा, और आपको क्या निकालना है ए कॉस थीटा। इसका मतलब बी कॉस थीटा और ए कॉस थीटा इससे निकाला जा सकता है। तो एक बार आपने क्या हुआ बी कॉस थीटा को रोक लिया तो बी कॉस थीटा निकाल लिया। इसका मतलब बी कॉस थीटा को रोक लिया तो बी कॉस थीटा निकला। इसका मतलब बी कॉस थीटा को रोका तो ए नीचे आया। इसका मतलब क्या हुआ ए डॉट कितना हो जाएगा बी अपॉन कितना हो जाएगा, यहां पर बचा ए, ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो ए डॉट कितना हो जाएगा बी अपॉन मॉडुलस ए लिख दो। ये बात हो गई। और जहां पे हमको ए कॉस थीटा चाहिए तो हमने इसी में से क्या किया ए कॉस थीटा को रोक लिया। तो ए कॉस थीटा को रोका तो कैसे रोका, तो ए को इधर ले लिया, कॉस थीटा को रोक लिया तो बचा बी, तो बी नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉस कितना हो जाएगा थीटा इक्वल टू ए डॉट बी, तो दोनों में ही है, ठीक है ना। और चूंकि ए कॉस थीटा यूज हो गया तो बचा बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉडुलस ऑफ बी। इसका मतलब ये दो वे में, मतलब दो तरीके से लिखा था, ए का कंपोनेंट चाहे बी का कंपोनेंट जिसका निकालना हो। इसका मतलब ये हुआ कि क्या हो जाएगा, आमतौर पे लिख सकते हैं बी का कंपोनेंट वर्किंग टूवर्ड्स क्या हो जाएगा ए, बी का वो कंपोनेंट वर्किंग टूवर्ड्स ए, लेकिन उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा ए का कंपोनेंट वर्किंग टूवर्ड्स क्या हो जाएगा बी। तो आमतौर पे तुम चाहो ना लिखना चाहो ऐसे तो ऐसे लिख दो, प्रोजेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा बी, और ये प्रोजेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा ए। तो याद रखना ऐसे भी लिख सकते हैं और मॉडुलस ऑफ दी बीपी भी लिखेंगे। क्यों, क्योंकि आपने एक्चुअल में उसका क्या निकाला है सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल के देगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से आया ना, और डॉट प्रोडक्ट से वैल्यू निकाल के देता, डायरेक्शन निकाल के नहीं देता। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर बी का कंपोनेंट निकालना होगा तो ये फार्मूला निकालेंगे, और जब ए का निकालना होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे। और फार्मूला लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको बी का कंपोनेंट निकालना है तो बी कॉस थीटा लिखना है, तो बचा क्या ए, तो डॉट प्रोडक्ट तो देखो दोनों में है, तो जब बचा जो बचा अलोंग जिसके निकालते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बी का कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो बी कॉस थीटा बिजी हो गया, बचा ए, तो ए नीचे दिखेगा। इसी दूसरा वाला वेक्टर हमेशा क्या होगा नीचे दिखता है। तो जब ए का कंपोनेंट निकालोगे तो बी मतलब ए बिजी हो गया तो बी फ्री हो गया, इसीलिए क्या हो गया बी नीचे आ गया। इसका मतलब आपको ए डॉट बी और क्या निकालना होगा अपॉन ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कहलाएगा कंपोनेंट ऑफ क्या बी, मतलब ऊपर लिखी हेडिंग ध्यान रखना, यही बात इसकी है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ये। तो अगर आपको लिखना हो तो ज्यादा अच्छा तरीका क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ क्या हो जाएगा बी अलोंग कितना हो जाएगा ए। ये सिंपल कहना है, मैग्नीट्यूड निकाला खाली है। और सेम चीज यहां पर है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ क्या हो जाएगा ए अलोंग क्या हो जाएगा, टर्न क्यों लिख रहे हैं, अलोंग कितना हो जाएगा बी। ठीक है ना। तो ए का वो हिस्सा सिर्फ मैग्नीट्यूड की टर्म में, वो हिस्सा जो बी की तरफ काम ए की तरफ काम कर रहा है, तो ए का वो हिस्सा जो बी की तरफ काम कर रहा है, बी का वो हिस्सा जो ए की तरफ काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इस यहां से देखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, बी मैग्नीट्यूड के टर्म में निकाला है, तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसका मतलब बी का वो हिस्सा जो ए की तरफ काम कर रहा है, इसका मतलब बीपी, और यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग क्या हो जाएगा ए, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अलोंग कितना हो जाएगा ए हुआ। और यहाँ पर अगर देखें तो ये देखो ये लिखा हुआ कुछ दिख रहा है, ये हो गया वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस, और ये होता है कैप, इसका मतलब उसका यूनिट वेक्टर। तो कभी कभी क्या हो जाएगा उसका यूनिट वेक्टर डॉट कितना हो जाएगा बी लिख सकते हैं। तो एक प्रॉपर क्या हो जाएगा वे, ये भी हो सकता है लिखने का। और अगर इसको लिखना होता तो क्या हो गया बी डॉट, ये भी तो हो सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ वेक्टर कितना हुआ ए डॉट कितना हो जाएगा बी कितना हो जाएगा कैप। इसका मतलब ए का वो प्रोजेक्शन जो बी की तरफ काम कर रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड, तो बी कैप। तो याद रखना जिसका कैप लगा हुआ है ये उसका प्रोजेक्शन नहीं है, जिसका वेक्टर लगा हुआ उसका प्रोजेक्शन है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रोजेक्शन ऑफ क्या हो गया बी, क्योंकि बी का वेक्टर लगा हुआ है।
और जिसमें क्या होगा, ए का वेक्टर लगा हुआ है, इसीलिए क्या हो जाएगा, किसको तोड़ा है, प्रोजेक्शन ऑफ क्या हो गया, ए को तोड़ा है तो ए का हिस्सा लिया, ए का प्रोजेक्शन लिया, ए वेक्टर है। तो अगर कभी आपको ऐसा लिखा मिले, आपसे पूछे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि ए का प्रोजेक्शन दूसरे पे, एक कैप है एक वेक्टर है। लेकिन अगर ऐसे करके लिखा है तो याद रखना जिसका वेक्टर है उसको तोड़ना है, इसका मतलब प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग है। और यहाँ पर क्या लिखा है, एक पूरा कैप मतलब एक पूरा वेक्टर है, बी कैप है, इसका मतलब जिसको तोड़ लें, ठीक है ना, उसको मतलब वेक्टर के टर्म में लिखेंगे, इसलिए प्रोजेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, ए कहलाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि इसको लिखने का एक और तरीका क्या हो सकता है, ये हो सकता है, इसका एक वेक्टर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां लिखेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को अभी फिलहाल क्या करते हैं हम लोग, डाउन रखते हैं, इतना ज्यादा नहीं करते हैं। आप इस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को अभी फिलहाल याद रखिए। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो स्टार्ट करें आगे बढ़ना। चलो हम लोग जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड तो कुल मिला के हमको क्या करना है, वेक्टर ए का बी के अलोंग प्रोजेक्शन निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, ए का प्रोजेक्शन निकालना चाहते हैं ऐसे करके, जैसे कोई वेक्टर ए हो गया, कोई वेक्टर क्या हो गया, बी हो गया। तो ए का प्रोजेक्शन निकालना है बी की तरफ। तो ए का वो हिस्सा जो बी की तरफ काम कर रहा होता है उसको क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। ये बनाने की जरूरत नहीं है, बस हम समझने के लिए बात कर रहे हैं। तो हमें क्या निकालना है, ए कॉस थीटा, मतलब ए का क्या निकालना है, प्रोजेक्शन, या ए का वो हिस्सा जो बी की तरफ काम कर रहा है। और इसका मतलब ये हुआ कि एक तरह से ए डॉट कितना हो गया, बी। और आपको पता है जब ए का प्रोजेक्शन निकालना है तो ए कॉस थीटा निकालना, और जब ए कॉस थीटा निकालना तो ए डॉट बी, तो ए बिजी हो गया, बचा बी, इसका मतलब बी या मॉडुलस ऑफ बी। आप क्या करिए, यहाँ लिख दिए। तो इसका मतलब आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, तो निकाल लेते हैं यहाँ साइड में। तो ए डॉट कितना हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा, जरा देखा जाए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 1 2 1 1 1, इसका मतलब 2 प्लस कितना हो जाएगा 1, और माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब क्या हुआ, प्लस का 2, ठीक है ना। 2 2 4 1 5, इसका मतलब ए डॉट बी की वैल्यू कितनी हो गई, 5। ठीक, इसका मतलब ये वैल्यू तो 5 हो गई। और मॉडुलस ऑफ बी, ए का हिस्सा बी पर निकालना तो बी का मॉडुलस निकालना पड़ेगा। तो बी का मॉडुलस इक्वल टू कितना हुआ, यह रहेगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, 4 4 8 1 9। इसका मतलब इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा, 3। इसका मतलब कुल मिला के इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, इसकी वैल्यू आ गई है 5, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3। इसका मतलब ए का वो हिस्सा मैग्नीट्यूड वाइज जो बी की तरफ काम कर रहे हैं। और ए का हिस्सा है क्या, ए ओरिजिनली है कितना, तो ए का मैग्नीट्यूड जब आप निकालोगे तो 1 1 1, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा √3, मतलब 1.732, ठीक है ना। और अगर आप 3/5 निकालोगे तो ये आ जाएगा लगभग 1 ये बचेगा 6, कितना हो गया 7। मतलब ओरिजिनल फोर्स तो 1.7 न्यूटन का है, मान के चलते फोर्स है, और इसका मतलब लेकिन काम जो कर रहा है बी की तरफ सिर्फ 1.67 वैल्यू का कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ ए का वो हिस्सा जो बी की मदद कर रहा है वो बेसिकली कितना कहलाएगा, वो कहलाएगा ये। लेकिन अगर हम पूछें कि इसका वेक्टर फॉर्मेट में वैल्यू निकालिए कि ए का वो हिस्सा जो बी की तरफ काम कर रहा है उसका वेक्टर फॉर्मेट क्या होगा, तो ए का प्रोजेक्शन जो बी की तरफ काम कर रहा है उसका वेक्टर फॉर्म। इसका मतलब ये हुआ कि ए के प्रोजेक्शन का जो बी की तरफ काम कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, और ए का प्रोजेक्शन जो बी की तरफ काम कर रहा है उसका क्या हो जाएगा, डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर ऐसे तो लिखते हैं, बस लिखने का तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ए का प्रोजेक्शन जिसका मैग्नीट्यूड कितना आया, उसका मैग्नीट्यूड आया 5/3। लेकिन क्या हो जाएगा, अगर आप देखें तो ए का वो हिस्सा जो बी की तरफ काम कर रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ए के हिस्से का जो बी की तरफ काम कर रहा है उसका वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही बी का, जो बी का डायरेक्शन होगा। इसका मतलब यहाँ डायरेक्शन किसका उधार मांगेंगे, बी का उधार मांगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बी कैप लिखना पड़ेगा, तो बी कैप लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 5/3 इंटू कितना हो जाएगा, बी वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ कितना हो जाएगा, बी। तो ये वेक्टर फॉर्मेट में रिजल्ट दे देगा। तो हो गया 5/3, बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर है ये पूरा 2i, ये हो गया 2i प्लस कितना हो गया j, माइनस का कितना हो जाएगा 2, कितना हो गया k, मॉडुलस ऑफ कितना हो गया b, हमने निकाला हुआ 3। इसका मतलब कुल मिला के 5/9,
और जितना भी है 2i प्लस का कितना हो गया j माइनस का 2 कितना हो जाएगा कि ये हो गया वेक्टर फॉर्मेट में a का वो हिस्सा जो क्या हो गया a का प्रोजेक्शन b की तरफ इन वेक्टर फॉर्म। तो ये हम लोगों ने क्या निकाला है इसका मैग्नीट्यूड, और इसमें हम लोगों ने क्या निकाल लिया है इसका वेक्टर फॉर्म निकाल लिया है। तो वही चीज है लेकिन बस वेक्टर के फॉर्मेट में निकाली है। और जो वेक्टर के फॉर्मेट में निकाली अगर सही मायनों में देखें तो हमने क्या निकाला, जरा एक बार इस पे भी फोकस कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप समझ लीजिए कि ए का वो हिस्सा जो बी की तरफ काम कर रहा था उसका वेक्टर फॉर्म। तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना था, मैग्नीट्यूड था ए डॉट बी अपॉन कितना था मॉडुलस ऑफ बी। और यहां पर आपने अभी क्या लिखा था, यहां पर क्या लिखा था बी कितना हुआ, क्या डायरेक्शन क्या लिया था ये, तो इसका मतलब ए का वो हिस्सा जो बी की तरफ काम कर रहा है, इसका मतलब इस तरह से। और अगर चाहें तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको तो आपने लिखा ही था बी डॉट बी, इसका मतलब ये ऐसे भी कहला रहा था कि ए कितना हो जाएगा पी इंटू कितना हो जाएगा बी। याद रखिएगा वेक्टर फॉर्मेट में जाएगा इसलिए बहुत बारीकी रखिएगा इसमें, ठीक। तो ए का वो हिस्सा जो बी की तरफ काम कर रहा है, तो बी का डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड, ठीक। और जब ए का मैग्नीट्यूड हुआ तो आपने इसको ऑलरेडी क्या लिखा था, इसको थोड़ा सही से लिखिएगा। तो पी क्या हो जाएगा प्रोजेक्शन और क्या हो गया ये, तो ये हो गया ए का वेक्टर, ये हो जाएगा बी कितना हो जाएगा कैप, तो ये तो आ जाएगा मैग्नीट्यूड। ये सिर्फ कोई वैल्यू होगा स्केलर, उसका क्या होगा डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये नॉर्मल प्रोडक्ट है, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। ये नॉर्मल प्रोडक्ट जैसे आपने लिखा ना 4a, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक। तो कंफ्यूज नहीं होना इस बात से, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ बी का क्या हो जाएगा कैप। तो ये खाली सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है या स्केलर वैल्यू होगा, और जैसे ही तुम इसके साथ में मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये वेक्टर फॉर्मेट में चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसको बी स्क्वायर नहीं कर देना, बी स्क्वायर करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड, ये इसका मतलब ये स्केल्ड फॉर्मेट ऑफ द क्या हो गया वेक्टर बी के डायरेक्शन का है, लेकिन ए का स्केल फॉर्मेट है जो पार्ट है, एक तरह से ये समझ लीजिए आप, ठीक है ना। इसका मतलब आपने क्या निकाला है, यही चीज निकाली। लेकिन अगर इसको हम ऐसे करके लिखते तो बहुत कॉम्प्लिकेट होता। तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपल वे में सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाला, क्योंकि अक्सर मैग्नीट्यूड आता है। अगर निगेटिव आ गया तब भी परेशान नहीं होना, पॉजिटिव लेना, क्योंकि मैग्नीट्यूड है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। लेकिन क्या हो जाएगा, इसमें हम लोगों ने इस तरफ ले रखा है, तो ए का वो हिस्सा जो बी की तरफ काम कर रहा है, तो ये बेसिकली हो गया। और अगर हम लोगों ने डायरेक्शन निकालना होगा तो ए का वो हिस्सा जो बी की तरफ काम कर रहा है, तो डायरेक्शन किसका उधार मांगेगा, बी का। तो डायरेक्शन जब बी का उधार मांगेगा, इसका मतलब डायरेक्शन किसका ले लिया, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हम लोगों ने किसका ले रखा है, यहाँ पर डायरेक्शन ले रखा है बी का, इसलिए बी का मतलब उसी के वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, और जब उसी के वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा, इसका मतलब ये सॉल्व करेंगे तो कुल मिला के क्या बना, इसका वेक्टर रिजल्ट है। तो बस यही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो कहलाता है, ये थर्ड एप्लीकेशन यही कहलाती है कि एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर के क्या हो गया अलॉन्ग। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराने की जरूरत नहीं है। हमारे पास और भी टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फिलहाल ये है आइडिया लग गया है कि हमारे पास में इसमें डॉट प्रोडक्ट में 3 एप्लीकेशन है। एक तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इंपॉर्टेंट है, जरूरी भी है। दूसरा क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्शन कोसाइंस में कुछ आइडेंटिटीज निकाली थी, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और तीसरा ये अलग है प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अलोंग क्या हो गया अनदर। लेकिन जो प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अलोंग अनदर है, ये अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन इस एप्लीकेशन को बताने के लिए जो हमने कॉन्सेप्ट तुम्हें समझाया 40 मिनट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए तुम लोग उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना, और प्रैक्टिस के लिए 1-2 क्वेश्चन इसकी कर लो, काफी है। अभी तक के लिए बस इतना ही रखते हैं। एक लास्ट में बात, फिर से वही बात बोलेंगे, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, और अच्छे कमेंट कर दो, बुरे बुरे कमेंट करोगे तो ब्लॉक मार देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।